तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज फ्राइडे शुक्रवार की सुबह सुबह 3 खबरें आई। पहली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां के निधन की। करीब 100 साल की उनकी उम्र थी और परसों तबीयत बिगड़ी थी, फिर उन्हें एक अस्पताल में ले जाया गया। खुद प्रधानमंत्री वहाँ अस्पताल पहुँचे थे, उन्होंने वहाँ जाकर देखा, करीब 1.5 घंटे अस्पताल में रहे, फिर वो लौट कर दिल्ली आए। लेकिन आज तड़के, देर रात बल्कि कहें, फिर से उनकी तबीयत बिगड़ी और आखिरकार उनको बचाया नहीं जा सका। तो ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे। सुबह सुबह ये खबर आई थी। इसके बाद एक दूसरी खबर आई, फुटबॉल के जादूगर पेले की मौत की। जो भी इस दुनिया में फुटबॉल के शौकीन हैं, शायद 2 नाम हमेशा याद रखेंगे, एक मैराडोना और एक पेले। मैराडोना तो बाद में आए। असल में कहते हैं पूरी दुनिया में फ़ुटबॉल को जो मकबूलियत और मशहूरियत मिली, फ़ुटबॉल जो जाना गया, उसका बहुत बड़ा क्रेडिट दिया जाता है पेले को। पेले मतलब फ़ुटबॉल के जादूगर। उनसे ज़्यादा अवार्ड, उनसे ज़्यादा इज़्ज़त, उनसे ज़्यादा इस खेल में महारत शायद किसी और की थी नहीं, ना कोई वहाँ तक पहुँच पाया कभी। कहते हैं सदी का उससे बड़ा कोई प्लेयर फुटबॉलर हुआ नहीं जो पेले के अंदर जादूगरी थी। वो इंडिया भी आए थे, कोलकाता में भी मैच खेला था। पेले दुनिया के इकलौते फुटबॉलर हैं जिनके नाम 3 वर्ल्ड कप हैं। 3 बार वर्ल्ड कप उन्होंने ब्राज़ील को जिताया था। लगातार 2 बार वर्ल्ड कप भी जिताया था, 58 और 62 में, 1958 और 62 में। सबसे ज़्यादा गोल करने के भी उनके पास रिकॉर्ड है उनके नाम पर। और ब्राज़ील और पेले दोनों को लगभग यूँ कहें कि अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। ब्लैक पर्ल भी उनका नाम पड़ा, फुटबॉल के जादूगर। तो 82 साल की उम्र में कैंसर से वो जूझ रहे थे और साओ पाउलो के अस्पताल में उनकी मौत हुई। उनकी बेटी ने इसकी खबर दी। तो ये दूसरी खबर थी आज सुबह फ्राइडे की। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माँ की, और फिर उसके बाद पेले की। अभी इन 2 खबरों के बारे में सब सोच ही रहे थे हम सभी, तभी एक तीसरी खबर आई। और तीसरी खबर थी भारतीय क्रिकेट टीम के ताबड़तोड़ बल्लेबाज, विस्फोटक बैट्समैन ऋषभ पंत के कार एक्सीडेंट में घायल होने की। शुरुआत में जो तस्वीरें आई वो देखकर हर कोई दहल उठा। वो तस्वीरें अपने आप में डराने वाली थी। तो आज एक तरह से इसको ब्लैक फ्राइडे भी हम कह सकते हैं। ऋषभ पंत के एक्सीडेंट को लेकर बहुत सारे लोगों के मेल आए। मैं, चूँकि आप सबको पता है कि मैं खुद एक क्रिकेट का बड़ा फ़ैन हूँ, सारे मैचेस देखता हूँ, तो किसी भी क्रिकेटर के साथ कुछ होता है तो एक अजीब सी तकलीफ़ पहुँचती है। ऋषभ पंत 2016 की बात है, इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल रहा था और फाइनल में हम पहुँच चुके थे। और तब ये उम्मीद थी कि हम जीतेंगे, इसलिए कि उस टीम में ऋषभ पंत, ईशान किशन, सरफराज खान, ये तमाम लोग थे। लेकिन 2016 के उस वर्ल्ड कप के फाइनल में वेस्ट इंडीज़ ने हमको हरा दिया और हम रनर अप रहे। उस फाइनल के 2 दिन के बाद ऋषभ पंत और ईशान किशन हमारे दफ्तर आए थे, यहाँ फिल्म सिटी इंडिया टुडे के दफ्तर में। आज तक पे इंटरव्यू था और अपने विकी पाजी यानी विक्रांत गुप्ता को इंटरव्यू करना था। तो उस वक्त दोनों फर्स्ट फ्लोर पे स्टूडियो में थे और मैं इत्तेफाक से मेकअप करा के निकल रहा था और मुझे वारदात की एंकरिंग करनी थी। तो रास्ते में टकरा गया था, विकी पाजी ने बताया। तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब दोनों ने बताया कि वो चूँकि टीवी देखते हैं और वो वारदात भी देखा करते थे, तो वो पहचान भी गए। फिर दोनों के साथ एक तस्वीर भी ली, चूँकि क्रिकेट का दीवाना हूँ। तो ये जो तस्वीर है वो तस्वीर आज मैंने देखी, फिर याद आई, तो फिर दीपक ने कहा इसको लगाता हूँ। तो ये उसी 2016 की तस्वीर है, ये जब दोनों अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में हम हार गए थे वेस्ट इंडीज़ से, उसके बाद आए थे। उसके 2 साल के अंदर अंदर ही ऋषभ पंत को मौका मिल गया था इंडियन टीम में 2018 में। लेकिन उससे पहले उनके फादर की भी मौत हो गई थी। अभी आपको याद होगा कि बांग्लादेश में टेस्ट सीरीज़ मैच था। ये 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ थी और ये दोनों टेस्ट मैच हम जीते, 2-0 से बांग्लादेश को हराया। हालांकि उससे पहले वनडे में हम हार गए, पहला दोनों वनडे हारे थे, तीसरा हमने एक तरफा जीता था। तो बांग्लादेश में 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ थी। दूसरा टेस्ट जो था वो ख़त्म हुआ था 25 दिसंबर को।
25, हालांकि उनको ख़त्म होना तब 24 दिसंबर को ही, लेकिन 4 दिन में ही हमने वो टेस्ट मैच जीत लिया था। इस टेस्ट मैच में ऋषभ पंत ने 93 और फिर 9 रन बनाए थे दोनों इनिंग में, और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। तो 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ ख़त्म हो गई थी 24 दिसंबर को ही, बल्कि 25 दिसंबर को ऋषभ पंत बांग्लादेश से दुबई पहुंचते हैं। दुबई में धोनी और साक्षी धोनी, ये लोग सब वहाँ मौजूद थे किसी इवेंट में, प्राइवेट गैदरिंग भी थी, कुछ और दोस्त थे धोनी के। और आपको पता है कि ऋषभ पंत के मेंटोर धोनी है, वो उनको अपना आइडियल मानते हैं, क्योंकि दोनों विकेट कीपर हैं और दोनों पहाड़ी भी एक तरह से। तो ऋषभ पंत, चूँकि थोड़ी इंजरी थी, तो जो 3 जनवरी से भारत और श्रीलंका के बीच वनडे और T20 की सीरीज शुरू होने जा रही है ट्यूसडे के दिन से, उस इंजरी के चलते ऋषभ पंत को वनडे और T20 दोनों से बाहर रखा गया। तब फिलहाल मैच कोई था नहीं, नया साल भी आ रहा है, तो वहाँ से सीधे दुबई पहुँच गए। श्रीलंका तो जाना नहीं था। दुबई में वो रहे। एक फ़ोटो बाकायदा साक्षी धोनी ने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया। वहाँ 27 दिसंबर को एक पार्टी में ऋषभ पंत, धोनी और ये तमाम लोग मौजूद थे। फिर वहाँ दुबई में रहने के बाद ऋषभ पंत दिल्ली लौट आते हैं। दिल्ली आने के बाद कल 29 दिसंबर की रात को वो दिल्ली में हैं। यहाँ उतरने के बाद अब उन्हें रुड़की अपने घर जाना है। रुड़की में उनका अपना घर है, जहाँ पे उनकी माँ रहती हैं सरोज, और उनकी सिस्टर रहती हैं। तो अब उनको रुड़की जाना था। दिल्ली से देर रात, कहते हैं कि अमूमन 2 से 3 के दरमियान, ऋषभ पंत अपनी मर्सिडीज़ कार में रुड़की के लिए रवाना होते हैं। दिल्ली से रुड़की तक की सड़क बहुत अच्छी है, अभी हम लोगों ने भी ट्रैवल किया, बल्कि दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेसवे बन गया है। तो अब दिल्ली से मेरठ आप मुश्किल से 40 मिनट में पहुंच जाते हैं। दिल्ली से पहले देहरादून जाने में जहां 5-6 घंटा लगता था, अब आप देहरादून आराम से 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। दिल्ली से रुड़की तक की दूरी मुझे लगता है 3 से 3.5 घंटे में आराम से पूरी की जा सकती है। करीब 218 किलोमीटर, 218 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है दिल्ली टू रुड़की। तो मर्सिडीज़ में अपनी कार में निकले, अकेले निकले, खुद ड्राइव कर रहे हैं। इसके बाद सुबह के करीब 5:30 बजे का वक्त था, और इत्तेफाक से आज मौसम ठीक था, कोहरा नहीं था, वरना दिल्ली में तो और आसपास में कोहरा बहुत होता है, लेकिन कोहरा नहीं था, मौसम साफ था। लेकिन अभी भी अंधेरा था सड़क पर, 5:30 का वक्त था, ठंड का महीना है। तो नरसान के पास पंत की कार पहुंची। नरसान रुड़की से करीब 18 किलोमीटर पहले है, मतलब अब उनकी मंजिल 18 किलोमीटर रहेगी, तो मुश्किल से आधा घंटे का और सफ़र तय करना था। नरसान पहुंचते हैं, 5:30 सुबह का वक्त है, खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। नरसान में अचानक पंत की मर्सिडीज सड़क के डिवाइडर से टकरा जाती है। गाड़ी की रफ्तार शायद ज़्यादा थी। उसकी वजह यह है कि जब डिवाइडर से गाड़ी टकराई तो गाड़ी उछलकर सड़क की दूसरी तरफ चली गई, यानी कि जो सामने से गाड़ी आ रही है दूसरे लेन में, उस तरफ जाकर मर्सिडीज़ गिरी उछलते हुए। सड़क पे मर्सिडीज़ उधर गिरी। इत्तेफाक से दूसरी तरफ से उसी वक्त हरियाणा रोडवेज की एक बस आ रही थी, जो देहरादून से आ रही थी। बस के ड्राइवर ने इस गाड़ी को अपोजिट साइड से उछलकर इस तरफ गिरते हुए देख लिया, और बहुत तेज़ी से, और उसने ये भी देखा था कि गाड़ी की रफ्तार अच्छी खासी तेज़ है। अब इस बस की भी रफ्तार करीब 50 से 60 के बीच में थी प्रति घंटा के हिसाब से। गाड़ी उधर से उछलकर इधर गिरी मर्सिडीज पंत की। सामने से वो हरियाणा रोडवेज की वो बस, और उस ड्राइवर ने देखा। अब उसने कहा कि अगर वो इसी रफ्तार में चला तो हो सकता है गाड़ी से टक्कर हो जाए जो सड़क पर गिरी पड़ी है। उसने किसी तरीके से गाड़ी को एक तो ब्रेक मारा, और दूसरा सर्विस लेन की तरफ को बस उसने घुमाई, और फिर ले जाकर पूरी ब्रेक मारने के बाद टक्कर बच गई। वो बस से कूदा और भाग कर स्पॉट पर आया। इधर जब वो आया तो देखा कि गाड़ी के बाहर एक शख्स जख्मी हालत में, जिसके चेहरे और सर से खून गिर रहा है और कपड़े भी नहीं है बदन पर, वो खड़ा हुआ है। ड्राइवर उससे पूछता, और इस दौरान में गाड़ी के अंदर से चिंगारियां उठ रही हैं। अब ऐसा लग रहा है कि गाड़ी में किसी भी वक्त आग लग सकती है। तो जो ड्राइवर है, वो ड्राइवर उससे पूछता है ऋषभ पंत से कि कार के अंदर कोई और भी है। तो ऋषभ पंत कहते हैं कि कोई और नहीं है। फिर ऋषभ पंत खुद उस बस ड्राइवर से कहते हैं कि मेरा नाम ऋषभ पंत है, मैं क्रिकेटर हूँ।
ये जो बस ड्राइवर था इसको क्रिकेट का शौक नहीं है, इसलिए वो ऋषभ पंत को नहीं पहचान पाया। लेकिन इतनी देर में फिर बस का कंडक्टर और बाकी लोग आ गए। बस ड्राइवर ने अपनी चादर जो वो लेकर चल रहा था, वो चादर फ़ौरन बस से निकाली और ऋषभ पंत को उड़ाया, ठंड भी थी। और फिर इतने में गाड़ी में आग लग गई। आग के शोले इतने ऊपर उठ रहे थे कि आसपास में जो लोग रहते थे, जो बस्तियां थी, उन्होंने एक तो टक्कर की आवाज़ सुनी, फिर ये आग का शोला उठते देखा तो बहुत सारे लोग वहाँ पर भाग कर आए। कुछ गाड़ियाँ चूँकि गुजर रही थी, ये हाईवे 24 घंटा खुला रहता है, तो उन्होंने एक आग की लपटों में गाड़ी को देखी, भीड़ देखी, तो कुछ गाड़ियाँ भी रुकी, कुछ तमाशबीन भी आए। इतने में कुछ लोगों ने ऋषभ पंत को पहचान भी लिया, फिर वो वीडियो बनाने लगे। ऋषभ पंत कह भी रहे हैं कि यार वीडियो मत बनाओ, लेकिन वो सबसे बात कर रहे ऋषभ पंत और होशो हवास में। तो फिर बस ड्राइवर को उन्होंने कहा कि मैं ऋषभ पंत हूँ, क्रिकेटर हूँ और दिल्ली से आ रहा हूँ, रुड़की जाना था। मुझे झपकी से आ गई, नींद से आ गई, और उसी नींद और झपकी में मेरी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। अब इसके बाद जो बताया वो ये बताया कि डिवाइडर से जब गाड़ी टकराई और पलटी, गाड़ी के चारों दरवाजे लॉक हो गए। अब कई बार ऐसा होता है कि आप एक तो घबराहट में, कई बार आप दरवाज़ा भी नहीं खुलता है, और ये एक्सीडेंट बहुत ही विभत्स था। तो लॉक खुल नहीं रहा, इधर गाड़ी के अंदर से चिंगारियाँ भी आ रही हैं, डरिए कि कभी आग ना पकड़ ले। तो फिर ऋषभ पंत ने अपने दिमाग सही वक्त पर इस्तेमाल किया वहाँ पे, और गाड़ी का जो कार का विंड स्क्रीन था, आगे का शीशा, उन्होंने शीशे को तोड़ा, और उस शीशे को तोड़ने के बाद उससे बाहर निकले, और उसकी वजह से बहुत सारे उनके पीठ पर भी जख्म आए। और जब अपने आप को विंड स्क्रीन को तोड़कर वो बाहर निकले, फिर बाहर निकलने के बाद गाड़ी से थोड़ी दूर डिवाइडर के बीच में जो खाली जगह होती है वहाँ पे रुके। तब तक ये बस आई, बस के ड्राइवर आए, और फिर सुशील कुमार इस बस के ड्राइवर का नाम है, जिसने मदद की वाकई। फिर उसके बाद अपने चादर वादर से लपेट कर बताया। तो अब इस हादसे से उस वक्त ऋषभ पंत पे बड़ा असर भी पड़ा, क्योंकि किसी का भी हो सकता है, जिस तरीके से ये गाड़ी भाग रही थी और पलटी, फिर इसमें आग लगी, और ऋषभ पंत की उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं, तो इन सारी चीज़ों ने डरा दिया। कहते हैं कि बस ड्राइवर ने बहुत हौसला दिया। इसके बाद कंडक्टर भी आया, फिर कंडक्टर ने फ़ौरन एम्बुलेंस को फ़ोन किया, बस ड्राइवर ने नेशनल हाईवे की जो पेट्रोलिंग गाड़ी होती है उसको फ़ोन किया, पुलिस को किया 100 नंबर पर। करीब 15 मिनट के बाद एम्बुलेंस पहुंच गई मौके पर। 15 मिनट के बाद जब एम्बुलेंस पहुंची तो वहाँ से करीब 16 किलोमीटर दूरी पर, चूँकि 18 किलोमीटर ही रह गया था रुड़की, ढंढेर उनके इलाके का नाम है, घर जहाँ पे है ऋषभ पंत का। तो एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस पे खुद लंगड़ाते हुए चलते हुए ऋषभ पंत एम्बुलेंस में बैठे। खून टपक रहा था, क्योंकि चेहरे, सर पे उनके 2 कट के निशान लगे थे। उनको सक्षम हॉस्पिटल, एक प्राइवेट हॉस्पिटल, वहाँ ले जाया गया। और ये बात है सुबह के करीब उस वक्त 6, सवा 6 बज चुके थे। सक्षम हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टरों ने देखा, मरहम पट्टी की, बट उनके घुटनों में चोट थी, एक पैर की उंगलियों में चोट थी, माथे पे 2 कट के निशान थे, सर पे बल्कि उससे खून ज़्यादा रिस रहा था, पीठ घायल था। इन सारी चीज़ों को देखते हुए, और ये भी कि सर में उस वक्त डॉक्टरों को पता नहीं चल पाया, क्योंकि उसके लिए CT स्कैन, बाकी चीज़ों की ज़रूरत थी कि कहीं इंटरनल इंजरी तो नहीं है, जो एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। तो सक्षम हॉस्पिटल के बाद इतनी फैसिलिटी थी नहीं, और इत्तेफाक से सक्षम हॉस्पिटल पहुंचने के बाद तब तक खबर फैल गई पुलिस के ज़रिए पूरे उत्तराखंड में कि ऋषभ पंत का रोड एक्सीडेंट में वो घायल हो गए हैं। अब ऋषभ पंत भी एक पहाड़ी, पूरा पहाड़ जो है उन्हें जानता है, क्योंकि बचपन से उत्तराखंड का भी काफ़ी नाम हुआ ऋषभ पंत की वजह से। तो फिर CM ऑफिस से लेकर DGP ऑफिस तक हर एक को पता ये चला, सब हरकत में आए। सक्षम हॉस्पिटल ने कहा कि हमारे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है, तो ये तय हुआ कि उनको फ़ौरन देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में ले जाया जाए। तो एक फ़ौरन एम्बुलेंस और पहुंची जो सारी मेडिकल सुविधा से लैस थी। उसके बाद वहाँ पे शुरुआती मरहम पट्टी के बाद अब ऋषभ पंत को दोबारा एक एम्बुलेंस में डाला गया। इस दौरान में सक्षम हॉस्पिटल में उनकी माँ सरोज पंत भी पहुँच गई, उनके रिश्तेदार भी पहुँच गए, और फिर ये लोग सक्षम हॉस्पिटल से लेकर ऋषभ पंत को करीब 9:30 बजे देहरादून पहुँचे, वहाँ के मैक्स हॉस्पिटल में। वहाँ ले जाने के बाद फिर पूरा इलाज शुरू हुआ। जो शुरुआती रिपोर्ट आई वो ये है कि घुटनों में उनके चोट है, और इत्तेफाक से बांग्लादेश सीरीज़ के बाद जो श्रीलंका सीरीज़ में उनको नहीं ले जाया गया, उनके नी का ही कुछ प्रॉब्लम था, तो उसके लिए उनको नेशनल क्रिकेट एकेडमी रेफ़र किया गया था कि आप वहाँ जाएं, और इत्तेफाक से फिर घुटने में चोट आई है।
कलाई में, दाहिनी कलाई में उनके चोट है, एक पैर के अंगूठे में चोट आई है, पीठ पे बहुत सारे ज़ख्म हैं और साथ में सर पे 2 कट के निशान हैं। तो डॉक्टरों का ये कहना है कि शायद सर्जरी करनी पड़ेगी। और लेकिन अभी तक की जो रिपोर्ट है उसमें ये है कि कोई इंटरनल इस तरह की चोट नहीं, कोई ख़तरे या ऐसी बात नहीं है। तो ऊपर वाले का शुक्र है, क्योंकि जिन लोगों ने भी ये हादसा देखा, जिन्होंने उस कार को जलते हुए देखा, जलने के बाद देखा, जिसने उस कार को डिवाइडर से इस तरफ इधर आते हुए देखा, उनमें से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके के हादसे में कोई बच सकता है। लेकिन ये करिश्मा था, और वाकई करिश्मा था। और शायद लाखों करोड़ों फैंस की जो ऋषभ पंत के हैं, उनकी दुआएं भी उनके काम आई। अब इसमें एक चीज़ और भी है कि ये कार चूँकि जल गई तो ये पता नहीं चल पा रहा है कि उस कार का एयरबैग खुला कि नहीं खुला। अब ये जो टेक्निकल टीम है जांच करेगी, उससे पता चलेगा, बाकी ऋषभ पंत भी बताएंगे। लेकिन 2 चीज़ें आ रही हैं। एयरबैग अगर नहीं खुला तो इसका मतलब है कि कार की स्पीड 60-70 के दरमियान थी, और अगर खुला होता तो कहते हैं कि अगर एयरबैग खुल जाता तो जो ऋषभ पंत ने विंड स्क्रीन, सामने का शीशा तोड़कर जो बाहर निकले, तो शायद वो विंड स्क्रीन तोड़ने में उनको मुश्किल आती, क्योंकि एयरबैग जब खुल जाता है तो फिर आप चारों तरफ से उसमें फंसे होते हैं, तो उसमें से निकलना, फिर शीशा तोड़ना मुश्किल होता है। तो उस एयरबैग खुला, क्या उसकी वजह से फिर एक गंभीर हादसा होने से बचा, या एयरबैग नहीं खुला? अगर नहीं खुला तो फिर क्यों नहीं खुला? ये सारी चीज़ें अब जो टेक्निकल टीम है वो इसकी जांच करेगी, और उसके बाद ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। फिलहाल आपको ये बताऊं कि हमारा देश पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है जहां रोड एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा मौत होती है। 2021 का आंकड़ा है ये, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, NCRB का। उसमें यह है कि देश में, हमारे भारत में 2021 में कुल 4,03,116 रोड एक्सीडेंट के केसेस हुए थे। 4,03,116 रोड एक्सीडेंट इन 2021, और इनमें से 1,55,622 लोगों की मौत हुई थी। 1,55,622 डेड। 2017 में जबकि 1,50,093 लोगों की मौत हुई थी। हमारे यहाँ इंडिया में हर घंटे, 1 घंटे में सिर्फ 18 लोगों की रोड एक्सीडेंट में मौत होती है। 1 घंटे में 18 लोग। 1 साल में करीब 1.5 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में मरते हैं। 1 साल में करीब 4 लाख से ज़्यादा रोड एक्सीडेंट के केस दर्ज होते हैं, जिसमें कई तो सीरियस इंजर्ड होते हैं, जिनके कई के हाथ पैर ही बेकार हो जाते हैं। हालांकि ओवरऑल अगर रोड एक्सीडेंट की हम बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट में पहले नंबर पर US है, अमेरिका। अमेरिका में 1 साल में औसतन एवरेज 22 लाख रोड एक्सीडेंट होते हैं, 22 lakhs, जो हमारे यहाँ करीब 4,03,000 है। बट अमेरिका में 1 साल में 22 lakhs रोड एक्सीडेंट होते हैं। दूसरे नंबर पे जापान है। जापान में 1 साल में 5 लाख रोड एक्सीडेंट होते हैं। हम तीसरे नंबर पर भारत है, जहाँ 4 लाख होते हैं। लेकिन एक उल्टी कहानी है, सबसे ज़्यादा अमेरिका में 22 लाख रोड एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन अमेरिका में रोड एक्सीडेंट में मौत की तादाद कम होती है। इवन जापान में 5 लाख एक्सीडेंट होता है, हमसे ज़्यादा, लेकिन वहाँ भी डेथ रेट हमारे मुकाबले कम है। अमेरिका में पिछले साल 2021 में 5 लाख रोड एक्सीडेंट हुए थे, हमारे यहाँ 4 लाख हुए। हमारे यहाँ 1.5 लाख लोगों की मौत हुई, लेकिन जापान में, बल्कि जापान की बात कर रहा हूँ, 2021 में 5 लाख रोड एक्सीडेंट में सिर्फ 4500 लोगों की जान गई थी। 4,500, 5 लाख रोड एक्सीडेंट में 4500, यानी 4,500 लोगों की डेथ हुई। जबकि हमारे यहाँ 4 लाख रोड एक्सीडेंट में 1.5 लाख लोगों की जान गई। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वक्त पर हॉस्पिटल ना पहुँचाना, वक्त पर इलाज ना मिलना। कई ऐसे मामले देखे रोड एक्सीडेंट में, लोग सड़क पर पड़े हुए हैं, कोई किसी की मदद के लिए आगे नहीं आता है। हमारे का एक रिकॉर्ड है कि 1970 में हर 10,000 गाड़ियाँ जो होती थी सड़क पर, उनमें से 814 गाड़ियों का एक्सीडेंट होता था। हालांकि अब वो थोड़ा कम हुआ। 2022 में हर 10,000 गाड़ी पर 15 एक्सीडेंट होते हैं। तो कुल मिलाकर हमारा देश रोड एक्सीडेंट में डेथ के मामले में पहले नंबर पर है, और ओवरऑल रोड एक्सीडेंट के मामले में तीसरे नंबर पर है, और ये एक चिंता की बात है।
हालांकि अब बहुत सारे हाईवे और एक्सप्रेसवे ये सारी चीज़ें बन रही हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस भी अब ड्राइविंग को लेकर आ रही है, तो उम्मीद की जानी चाहिए। एक डर भी अब दूसरा लोगों के अंदर है कि हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, तो पहले ये था कि चलो पुलिस को रिश्वत दे के निकल लेंगे, अब वो चीज़ें नहीं हैं। अब तो कैमरे पे सीधे आपका ओवर स्पीड है तो आपके घर पे, आपके उस पर पहुँच जाएगा आपका चालान, और अगर आप नहीं भरते हैं तो फिर आपकी गाड़ी जब्त हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले सालों में शायद रोड एक्सीडेंट के मामलों में कुछ कमी आएगी। जहाँ तक ऋषभ पंत की जो मैंने आपको बात बताई थी शुरू में, 16 में ऋषभ पंत अंडर 19 में रनर अप टीम का हिस्सा थे। इसके बाद फरवरी 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ बेंगलुरु में इन्हें पहली बार इंडियन टीम में खेलने का मौका मिला था, एक T20 के मैच में 2017, बल्कि 2017 में। तब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था इंग्लैंड के खिलाफ, और टीम इंडिया की तरफ से इन्होंने फर्स्ट टेस्ट मैच अगस्त 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ नॉटिंघम में खेला था। अभी तक का अगर जो रिकॉर्ड है, 33 टेस्ट मैच खेला है ऋषभ पंत ने, इसमें 2271 रन बनाए और 5 सेंचुरी है। इसके अलावा 30 वनडे मैच खेले हैं जिसमें 865 रन बनाए, 865 रन, 1 सेंचुरी है। 66 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, इसमें 987 रन बनाए हैं और 350 लगाई है। तो ये रिकॉर्ड है, और पूरे तमाम क्रिकेट फैंस के साथ साथ मेरी भी यही दुआ है कि जिस तरीके की बैटिंग करते हैं ऋषभ पंत, ताबड़तोड़ छक्के चौके मारते हैं, उसी स्पीड से वो इन जख्मों को हराएं और फिर वापस क्रिकेट के मैदान में आएँ और अपने वही जलवे दिखाएं, क्योंकि हम सब उन्हें मानते हैं, उनके खेल, उनके तरीके को मानते हैं। तो यही दुआ है कि वो जल्द अच्छे हों। तो ये पूरी रही कहानी। अब वही अपना सिलसिला आप शुरू करते हैं। तो आज खुशहाल तोमर का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे खुशहाल। और खुशहाल तोमर विनोद शिकारपुरी के बेटे हैं, तो बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। खूब पढ़ो लिखो, अच्छे इंसान बनो, माँ बाप का नाम रोशन करो, सेहतमंद रहो, खुश रहो, यही मेरी दुआ है। साथ ही एक अमित तिवारी हैं मध्य प्रदेश से, इनका एक और भी नाम है, हम लोग इन्हें प्यार से शास्त्री भी बुलाते हैं। तो आज हमारे शास्त्री यानी अमित तिवारी का भी जन्मदिन है, और ये MP तक में है, पहले दिल्ली आज तक में भी थे। तो अमित तिवारी हैप्पी बर्थडे, हमेशा अच्छे रहो, खुश रहो, और यूं ही शास्त्री बनकर हर एक का जो मनोरंजन है वो करते रहो। तो हैप्पी बर्थडे तुम्हें। इसके अलावा आज आकांक्षा शर्मा का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आकांक्षा। और विपुल शर्मा ने भेजा है। साथ ही साई संदीप छत्तर, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे साई। और ये संदीप छत्तर एंड फैमिली की तरफ से है, पुणे में रहते हैं ये। साथ ही मानवी शौकीन, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मानवी। और ये एडवोकेट विश्वदीप शौकीन की बिटिया हैं। इसके अलावा यशराज, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे यशराज। और ये विपिन कुमार के बेटे हैं। साथ ही ध्रुवी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे ध्रुवी। और ये सुरेश वसाया जी के बेटे हैं। इसके अलावा वसीम जाफ़र दिल्ली से, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे वसीम। और हमेशा अच्छे रहें, आप खुश रहें। इसके अलावा आसार असगर, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में टीचर हैं, थैंक यू सो मच असगर साहब आपके इस मेल के लिए, और वो याद दिलाने के लिए कि एक बार अक्षरधाम पर गाड़ी में आपसे टकरा गए थे और मेरी गाड़ी के आगे से धुआं निकलने लगा था, कुछ प्रॉब्लम थी। और आपने जो कुछ हिस्ट्री की कहानी की बात की है, मैं ज़रूर जल्दी मौका मिलते ही सुनाता हूँ। इसके अलावा सतीश कुमार बर्रा हैं, और साथ ही उस्मान अंसारी, चित्रा गांधी जी, और बहुत सारे लोगों ने, मैंने कल दादी के बारे में बताया तो आप लोगों ने भेजा, थैंक यू सो मच आपके इस प्यार के लिए। साथ ही अंशजीत सिंह ने कहानी की फरमाइश की है, सत्यम प्रियदर्शी। इसके अलावा मोहम्मद अफ़ान एक कहानी की फरमाइश की है, अनुभव अस्थाना। इसके अलावा हर्षित, जीवेश, मयंक, मुस्कान, लक्ष्य, रानी बाग और सामर्थ, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। अभिषेक दुबे, ये इन्होंने भी ऋषभ पंत की कहानी की, बहुत सारे लोगों ने कही थी कि आज इस पूरे मामले को आप डिटेल में बताएं। साथ ही सुभाष द्विवेदी, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। और मैंने पहले भी कहा, इन्होंने कहा कोई एक चैनल, कई सारे चैनल हैं जो फेक क्राइम तक की वो दिखा रहे हैं, वो पता है उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई है वो करने के लिए कहा गया है। और रोहित यादव जी इटली से हैं, एक कहानी की फरमाइश की है। रोहित साहब, मैं जल्दी ये कहानी सुनाऊंगा आपको। फिलहाल कहानी में आज इतना ही। तो कल लास्ट डे है 2022 का,
परसों से नया साल शुरू होगा, लेकिन कल खैर आपसे मुलाकात होगी, तो इस जाते हुए साल के बारे में कल ही बात करूँगा। तो कल मुलाकात होगी आपसे रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।